नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमला उपन्यास का 6वां भाग। कमला का स्वामी लखनऊ शहर में नौकरी करता था। क्षितिज, हरेंद्र और कमला लखनऊ स्टेशन पर उतरकर एक किराए की गाड़ी करके पुतली घर में सतीश का घर ढूंढने चले। गाड़ी वाले ने जब पुतली घर के पास पहुंचकर कहा, बाबूजी यही है पुतली घर। तब क्षितिज ने कहा, अच्छा तो यही दरफियात करना चाहिए। सतीश बाबू कहाँ पर है? हरेंद्र रास्ते पर आशंका से अभिभूत होकर चुपचाप चला आया था। इस समय उठने की या उठकर सतीश का घर ढूंढने की उसको जरा भी चेष्टा नहीं थी, ना ही उद्यम था। उसे केवल यही ख्याल हो रहा था कि सतीश ने अगर कमला को नहीं ग्रहण किया तो फिर उसको लौटकर कालीग्राम कैसे जाएगा। इससे तो यह कहीं अच्छा होता कि वह कमला को लेकर पहले ही घर चला जाता। सतीश के घर की ओर सब लोग जितना ही आगे बढ़ रहे थे उतना ही अधिक हरेंद्र का मुख सूखता जाता था। कमला का भी मुख एकदम डंठल से तोड़े गए पद्म पुष्प की तरह दारुण उद्वेग और व्याकुलता से मलिन होता जा रहा था। कितने दिन बाद आज स्वामी के साथ भेंट होगी, यह संभावना जितनी ही घनिष्ठ होती जा रही थी उतनी ही लज्जा, आनंद, आतंक और अनिश्चितता के भाव उसके हृदय में उमड़ रहे थे। उसकी छाती धड़क रही थी। रास्ते में एक बंगाली सज्जन चले आ रहे थे। क्षितिज ने गाड़ी की खिड़की के बाहर सिर निकालकर पूछा, महाशय सतीश बाबू का घर जानते हैं क्या? उस आदमी ने कहा, कौन सतीश राय? वह पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं या बुलेरिया कंपनी में? यहाँ 2 सतीश राय हैं। कमला के हृदय में भारी हलचल मच गई। क्षितिज ने कहा, जो बेलेरियो के यहाँ काम करते हैं। उस आदमी ने कहा, उनका घर थोड़ी ही दूरी पर है। वह जो पीले रंग का छोटा सा पक्का घर है उसी में सतीश बाबू रहते हैं। लेकिन आप जाकर क्या करेंगे? आजकल तो यहाँ कोई नहीं है। उनकी स्त्री बहुत बीमार है, इससे कई दिन हुए वह गांव चले गए हैं। क्षितिज ने कुछ हताश होकर और कुछ खुश होकर पूछा, तो घर में क्या कोई नहीं है? उत्तर मिला, नहीं, घर में ताला बंद है। सतीश बाबू की माँ सिर्फ यहाँ थी, सुबह सतीश बाबू के साथ गई हैं। क्षितिज ने गाड़ी के भीतर मुंह करके कहा, बड़ी मुश्किल हुई, अब क्या किया जाए? क्षितिज ने यद्यपि हताश भाव से कहने की चेष्टा की, लेकिन उसके भीतर का आनंद उसकी आंखों में और मुख पर झलक ही गया। उसने मन में कहा, चलो अच्छा ही हुआ, अब कमला और भी कुछ दिन उसके घर रहेगी। निकटवर्ती प्रत्याख्यान के भय से छुटकारा पाकर कमला को बहुत कुछ शांति मिली, किंतु यह सोचकर वह व्याकुल होने लगी कि स्वामी के पास लौटने में जितनी देर हो रही है उतनी ही उसकी जवाबदेही भारी होती जा रही है, उतना ही उसकी बात पर स्वामी का विश्वास करना भी कठिन होता जा रहा है। फिर कमला सोचने लगी, उस बंगाली ने कहा कि सतीश बाबू की स्त्री बहुत बीमार है, इसका मतलब वह अचानक बीमार होकर क्षितिज के घर में अवश्य रही है। तो क्या यह समाचार सतीश को मिल चुका है? मगर यह समाचार सतीश ने कैसे पाया? वह पा ही कैसे सकते हैं? उसको गायब हुए 1 महीने से अधिक हुआ है और यह खबर सतीश को अवश्य ही मिल गई होगी। इतने दिन से उसने स्वामी की कोई चिट्ठी नहीं लिखी। इतने दिन से वह पराए घर में है। उस घर में आश्रयदाता के घर की कोई स्त्री या आत्मीय सज्जन नहीं है। इन सब बातों का ख्याल करके इस समय कमला को भय मालूम पड़ने लगा। स्त्री की बीमारी बतलाकर गांव जाने का अर्थ क्या? और ब्याह करने की पेशबंदी तो नहीं है। इसका अभिप्राय कहीं इस घर में उसके घुसने का रास्ता सदा के लिए बंद तो नहीं हो गया? उसका सर्वनाश हो गया। अब वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी? क्षितिज जब हताश भाव से गाड़ी की गद्दी पर बैठकर कहा, बड़ी मुश्किल है, अब क्या किया जाए? तब कमला ने भय व्याकुल कातर दृष्टि से क्षितिज की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हरेंद्र भी दारुण दुश्चिंता में एकदम डूब गया। अगर वह सतीश के हाथ में कमला को सौंपकर बोझा उतारकर हल्का होकर कलकत्ते लौट सकता तो उसकी चिंता बहुत कुछ घट जाती, किंतु अब कमला को साथ लेकर कलकत्ते लौटते उसे डर लग रहा था। वहां उसके और कमला के पिता दोनों उसका विचार करने के लिए सन्मुख होकर अपेक्षा कर रहे होंगे। हरेंद्र से अगर उसके पिता पूछेंगे कि उसने उन्हें या मैत्री महाशय को खबर नहीं दी, अथवा कमला के पिता का घर पास ही रहने पर भी वह वहां ना ले जाकर दूर लखनऊ में क्यों लाया, तब वह क्या कहेगा? उसे इसका कोई उत्तर न सूझ पड़ने के कारण मन में भय और भी घना होता जा रहा था, जिससे हसमुख और चंचल प्रकृति का हरेंद्र इस समय बहुत गंभीर दिखाई पड़ रहा था। हरेंद्र इस अटल गंभीर भाव देखकर कमला के मन में और भी भय हो गया। हरेंद्र और कमला को इस तरह निर्वाक निरुत्तर देखकर क्षितिज बोला, तो क्या करें, कलकत्ते लौट चलें? हरेंद्र ने लंबी सांस दबाकर कहा, इसके सिवा और उपाय क्या है? क्षितिज के हुक्म से फिर घोड़ा गाड़ी स्टेशन को लौट गई और उसके बाद ही ट्रेन से तीनों जने कलकत्ता को लौट चले।
ट्रेन जिस समय पूरे वेग से चली जा रही थी, उसी समय कमला और हरेंद्र दोनों ही अपने मन में एक ही बात सोच रहे थे और दोनों ही मना रहे थे कि गाड़ी अचानक कहीं पर लड़कर चूर चूर हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। कमला को अपराधी की तरह संकुचित होकर स्वामी के सामने खड़े होकर कोई कैफियत ना देनी पड़े। स्वामी के जवाब दे देने या सौत के साथ रहने का तो दुख सहन करना पड़ेगा और हरेंद्र को भी अपने बहुत कड़े मिजाज के पिता के सामने कैफियत देने से छुटकारा मिल जाएगा। केवल क्षितिज की अवस्था इन दोनों से भिन्न थी। उसके मन में जो आनंद उमड़ रहा था, उसकी झलक उसके मुख और आंखों पे दिखाई दे रही थी। लखनऊ जाते समय जो उसके चेहरे पर उदासी छाई थी, अब न जाने कहाँ उड़ गई। क्षितिज वगैरह तीसरे पहर आकर कलकत्ते पहुंचे। क्षितिज ने एक किराए की टैक्सी बुलाकर कमला को उस पर सवार कराकर हरेंद्र से कहा, आओ बैठो। हरेंद्र ने सूखे हुए मुख से कहा, मैं इस समय तुम लोगों के साथ नहीं जा सकूंगा, मैं पहले सीधा अपने डेरे जाता हूँ। पिताजी और हरनाथ काका कहाँ हैं, इसका पता लगाकर शाम के बाद तुम लोगों से आकर मिलूंगा। कमला ने उत्सुक होकर व्यग्र स्वर में कहा, जहां तक हो सके जल्दी आकर मिलना हरेंद्र दादा। अच्छा। क्षितिज टैक्सी पर सवार हो गया और टैक्सी तेजी से चल दी। हरेंद्र एक और टैक्सी बुलाकर उस पर अपना बिस्तर और हैंडबैग रखकर अपने मेस को रवाना हुआ। हरेंद्र ने मेस में पहुंचकर नीचे से ही पुकारना शुरू किया, खुदीराम, ओ खुदीराम। मेस की मैरी ने आकर कहा, खुदीराम तो यहाँ नहीं है बाबूजी। हरेंद्र ने गुस्से में भरकर कहा, कहाँ गए नवाबजादा, कहीं हवा खाने तो चल दिया। मैरी ने कहा, आपके गांव से बड़े बाबू आए थे, वही खुदीराम को अपने साथ ले गए। हरेंद्र के मस्तक में खून बड़ी तेजी से चक्कर मारने लगा। उसने मुश्किल से अपने को संभाला, नहीं तो टैक्सी में ही शायद चक्कर खाकर गिर जाता। आप ही टैक्सी पर से सामान उतारने लगा, फिर भाड़ा चुकाकर टैक्सी को विदा किया और दोनों हाथों में बिस्तर और बैग लटकाकर खटखट करता हुआ ऊपर चढ़ गया। ऊपर अपनी कोठरी के दरवाजे पर पहुंचकर हरेंद्र ने जो देखा, उससे आश्चर्य और भी बढ़ गया। ठिठक कर खड़ा हो गया। कोठरी में उसके सामान का नाम निशान ना था। उसके भीतर एक बिल्कुल ही अपरिचित आदमी अड्डा जमाए हुए बैठा हुआ था। हरेंद्र कोठरी के सामने हाथ का बोझ उतारकर खड़ा ही हुआ था कि इतने में उसे मेस का पुराना मेंबर गौरांग उसकी ओर आता दिखाई पड़ा। हरेंद्र को देखती गौरांग कह उठा, अरे हरेंद्र, तुम कब लौटे? बेचारे की दशा उस समय ऐसी ना थी कि वह गौरांग की हंसी के उत्तर में हंसता। वैसे ही सूखे उदास मुख से बोला, मामला क्या है गौरांग? मेरी कोठरी में दूसरे का दखल पड़ता है, मेरी क्या संपत्ति जब्त हो गई है? गौरांग ने कहा, तुम क्या कुछ नहीं जानते? जिस दिन तुम पछा गए थे, उसी दिन तुम्हारे पिता और एक कोई मैत्री महाशय यहाँ आए थे। तुम्हारे पिता ने हम सब किराएदारों को बुलाकर कहा, हरेंद्र अब यहाँ नहीं रहेगा, मैं हरेंद्र का सारा सामान लिए जाता हूँ। इस सेशन का जो भी भाड़ा और मैस का अगर कुछ पावना है हरेंद्र के ऊपर होगा, सब चुका जाऊंगा। वह तुम्हारा भाड़ा सब दे गए हैं और हमें दूसरे दिन किराएदार भी मिल गया। यह बिलास बाबू के साले हैं। इसी से हमने अधिक किराया जो तुम्हारे पिता इस ख्याल से दे गए थे कि इस सीजन में कोई और विद्यार्थी आकर रहेगा कि नहीं, कल मनी ऑर्डर करके तुम्हारे पिता के नाम वापस कर दिया है। हरेंद्र ने प्राणपन से जोर लगाकर खूब सप्रतिभ रहने की चेष्टा करके सहज भाव में कहा, अच्छा यह बात है, मेरा यह सामान अपनी कोठरी में रख लो, मैं फिर किसी वक्त आकर ले जाऊंगा। गौर ने ऊपर से ही पुकार कर पूछा, अभी तो चले आ रहे हो, फिर कहाँ चले? हरेंद्र ने सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते कहा, जरा पिताजी की तलाश में जाता हूँ, वह यहीं है तो या घर चले गए, पता लगाना है। अच्छा, रात को खाओगे पियोगे? महाराज से तुम्हारे लिए भोजन बनाने को कह दूं? हरेंद्र ने भी ऊंचे स्वर में कहा, ना, मेरे लिए भोजन बनाने की जरूरत नहीं। बोलते बोलते हरेंद्र सड़क पर जा पहुंचा। इस समय कहीं एकांत में अकेले बैठकर अपनी अवस्था पर विचार करने की उसे बड़ी जरूरत आन पड़ी। हरेंद्र सोचते सोचते चलते चलते ऑलिंगटन स्क्वायर में जाकर उपस्थित हुआ। उसने बाग में घुसकर एक बेंच पर बैठकर सोचना शुरू किया। इस तरह एकाएक आकर उसे खबर दिए बिना ही उसके पिता ने उसका डेरा यहाँ से क्यों उठा दिया? क्या उद्देश्य? बहुत कुछ सोचने समझने पर भी पिता का उद्देश्य उसकी समझ में न आया। केवल धुंधले रूप में वह समझ रहा था कि कमला के खो जाने के साथ कुछ न कुछ इसका संबंध जरूर है, किंतु कमला के खो जाने में उसका क्या अपराध है? इस बात का उत्तर लाख सिर खपाने पर भी सोच ना पाया। फिर वह सोचने लगा, शायद पिता को उस पर क्रोध का कारण है कि उसने उन लोगों को खबर न देकर कमला को पश्चिम यात्रा करा दी। खैर, जो होगा इस बारे में सोचने से तो कुछ लाभ नहीं, इसलिए सोचना बेकार है। अब तो यह सोचना है कि इस समय उसको क्या करना उचित है। पिता से भेंट करके उनका अभियोग सुनकर कैफियत देकर अपने को बेकसूर साबित करना, एक जो हीनता छुपी है उसका अपमान उसे असहनीय जान पड़ने लगा। बिना विचारे पिता ने उसे निर्दोष दंड दिया। उसके विरुद्ध अभियोग, रोष और पिता के सामने
अपराधी के रूप में विचार प्रार्थी होने के भय से तीनों भाव मिलकर चिंतित हरेंद्र के मन को अभिभूत आच्छन्न करने लगे। उसने जेब से मनी बैग निकालकर देखा, उसके पास इस समय भी 51 रुपए 13.5 आने की पूंजी है। हाथ में हीरे की अंगूठी है और जेब में एक सोने की घड़ी और चैन भी है। इतने में कुछ दिन तक तो निश्चिंत होकर अपना खर्चा चला सकता है, तो फिर वह हीनता क्यों स्वीकार करेगा। इरादा पक्का करके हरेंद्र उस बाग से निकला और स्टेट्समैन के बंगाली अखबारों के दफ्तरों में जाकर सिचुएशन वांटेड कॉलम में एक विज्ञापन छापने को दे आया। उसने तय कर लिया कि कोई ना कोई नौकरी तो उसे अवश्य ही मिल जाएगी, वह किसी के परामुखापेक्षी ना रहेगा। हरेंद्र जब विज्ञापन देकर मन को हल्का चिंता से मुक्त करके अपने वादे के अनुसार क्षितिज के घर कमला को उसके पिता की खबर देने जा रहा था, ठीक उसी समय कालीग्राम में काना शशि मुखर्जी खूब खुशी के साथ पक्की लौकी के बीच जैसे बड़े बड़े दांत निकालकर हरनाथ मैत्र के सामने खड़े होकर कह रहा था, मैत्र महाशय, आज रात को मेरे घर में आप दया करके भोजन कीजिएगा। मैंने एक मनौती मानी थी, उसी के लिए माता काली के आगे 2 बकरों की बलि चढ़ाई है और मैं चाहता हूँ गांव के सभी इष्ट मित्र एकत्र होकर माता का महाप्रसाद पावे। इधर स्टेट्समैन के दफ्तर से निकलकर बराबर धर्मतल्ले की सड़क होकर हरेंद्र क्षितिज के घर की ओर जा रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया कि नौकरी के लिए विज्ञापन देकर उसने बड़ी भारी भूल की। एक बार वह घूमकर खड़ा हो गया। सोचा जाऊं विज्ञापन का निकलना बंद कर दूं। फिर सोचा निकलने भी तो विज्ञापन में नौकरी करना न करना तो मेरे हाथ में है। कारण यह था कि हरेंद्र एक कॉलेज में एक समिति थी जिसका उद्देश्य था कि देश से नौकरी करने की प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना, और हरेंद्र इस समिति का प्रधान सदस्य और पृष्ठपोषक था। नौकरी तो नहीं करेगा, लेकिन करेगा क्या? 51 रुपए 13 आने में से तो जिंदगी नहीं कट जाती। किस तरह क्या होगा यह तो फिर देखा जाएगा। इस समय हरेंद्र के मन में कोई चिंता नहीं देखी गई। इसकी चिंता तो उसे पहले भी नहीं थी। बाप और बाप के रुपए की परवाह न रखकर खुद क्या कर सकता है, इसी की उत्तेजना में नौकरी करने गया था। खैर छूले में जाए नौकरी। इस तरह आत्ममर्यादा को सबल बनाकर लंबे लंबे डग भरता हुआ वह चलने लगा। उसके सामने शाम बाजार की एक ट्राम आकर रुकी। हरेंद्र के पैर उसे आप ही आप उस ट्राम के पास ठेल ले गए। गाड़ी को पकड़ने के लिए डंडे पर हाथ पड़ते ही उसका ध्यान भंग हुआ। ट्राम में बड़ी भारी भीड़ थी, तिल रखने की जगह नहीं थी। हरेंद्र का मन उस समय एकांत खोज रहा था। वह ट्राम पर नहीं चढ़ा, उतरकर फुटपाथ पर आ गया। एक बार सोचा बहुत दूर जाना है तो ट्राम पर चढ़ लूं, फिर कहा नहीं पैदल ही चलूं। अन्यमनस्क भाव से हरेंद्र 2-4 कदम गया होगा। इसी समय एक आदमी तड़ाक से ट्राम पर से एकदम उसकी पीठ के ऊपर फांद पड़ा और पीछे से उसके कोट का कॉलर खींचकर चिल्ला उठा, भागते कहाँ हो? एकाएक चलने में बाधा पड़ने से हरेंद्र चौंक उठा और रुक गया। उस आदमी ने पीछे से उसके कोट का कॉलर ऐसा कसकर पकड़ रखा था कि वह गर्दन घुमाकर यह देख ही नहीं सका कि पकड़ने वाला कौन है। उसे जान पड़ा जरूर कोई गुंडा है। उन दिनों दोपहर को ठीक सड़क के ऊपर ऐसी ही कहीं एक राहजरी होने की समाचार बीच बीच में कलकत्ते के अखबारों में निकलते रहते थे और शहर में चारों ओर इसकी खूब चर्चा थी। हरेंद्र को जान पड़ा आज फिर उसी तरह की घटना हो रही है। उस समय उसके मन की दशा ऐसी ना थी कि वह किसी गुंडे से भिड़ता। मर्द होकर सहायता के लिए चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लेना भी लज्जाजनक जान पड़ा। उसने जेब से मनी बैग निकालकर 51 रुपए 13.5 आने की वह सारी पूंजी सड़क पर फेंक कर कहा, यह ले बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। हरेंद्र के कोट का कॉलर जिस आदमी ने पकड़ रखा था उसने कांपते कांपते वह बैग उठाकर हरेंद्र के मुंह पर खींच करके मार दिया। हरेंद्र हक्का बक्का रह गया। उस चोट से चौंधियाई हुई आंखें जब स्वस्थ हुई तब हरेंद्र ने देखा उसके सामने कमला का भाई अरुण गुस्से में भरा खड़ा है। जिसे हरेंद्र ने गुंडा समझा था वह अरुण ही था। अरुण को देखते ही हरेंद्र को इतना अधिक आनंद हुआ और ऐसा आनंद हुआ कि अरुण के उस क्रुद्ध मूर्ति के लिए उसके मन में किसी तरह का आश्चर्य न था। उसको यह संदेह भी न हुआ कि अरुण उस पर टूट पड़ता था। उसी ने कोट का कॉलर पकड़ रखा था। उसके मुंह पर बैग खींचकर मारने वाला भी अरुण ही है। आदर और प्यार के साथ अरुण की ओर हाथ बढ़ाकर हरेंद्र ने कहा, अरे अरुण, तू यहाँ कलकत्ते कब आया? पहले मुझको खबर क्यों नहीं दी? चल चल चल। इतना कहकर हाथ पकड़कर हरेंद्र एक तरह से अरुण को खींच ले चला। वह मनी बैग उसी जगह पड़ा रहा। अरुण ने जितने गुस्से से हरेंद्र पर आक्रमण किया था वह सब हरेंद्र के इस स्नेहपूर्ण सजल व्यवहार से उड़ गया। हरेंद्र की जितनी कड़ी बातें सुनने का उसने निश्चय किया था उसके मुख से ना निकल सकी। अरुण सदा से हरेंद्र को अपने बड़े भाई के समान मानता रहा था। बचपन से ही अरुण ने हरेंद्र से बड़े भाई का स्नेह ही किया था। वही सब दिनों के संचित स्नेह व प्रीति का आवेग इस क्षणिक उत्तेजना की जड़ को जोर से हिलाने लगा। पहले जब अरुण ने ट्राम के
ऊपर से देखा कि हरेंद्र चढ़ते चढ़ते उतर गया। तब उसके मन में संदेह हुआ कि हरेंद्र शायद उसको देखकर ही भागा जा रहा है। इसी से उसने शेर की तरह फांद कर कोट का कॉलर पकड़ा था। उसके बाद जब जेब से मनी बैग निकालकर उसकी तरफ फेंका, तब उसे जान पड़ा शायद हरेंद्र उसके घर वालों की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सामाजिक हानि और सम्मान हानि पहुंचाई है उसी के लिए वह कीमत दे रहे हैं। उसने बिना कुछ सोचे बेचारे बिना कुछ कहे सुने वह मनी बैग हरेंद्र के मुंह पर खींच मारा। किंतु इस समय हरेंद्र के मुख की ओर देखने से अरुण को जान पड़ने लगा यह उसका वही चिर परिचित हरेंद्र दादा है, निर्दोष और निष्कलंक। हरेंद्र दादा उसके घर के मित्र हैं, शत्रु नहीं। अरुण ने खूब सहज भाव से पूछा, दीदी कहाँ है, कुछ जानते हो हरेंद्र दादा? अरे वहीं तो तुझे लिए चला जा रहा हूँ, हरेंद्र ने उत्साह के साथ कहा। अरुण के मन में फिर हरेंद्र के विरुद्ध भाव पैदा हो गया। तब तो अफवाह झूठी नहीं है, गांव के लोग जो निंदा करते हैं सत्य है। चलते चलते अरुण रुककर खड़ा हो गया। अरे क्यों रुक गया रे? अरुण ने उमड़ी हुई रुलाई के वेग को गले के भीतर रोककर गर्दन घुमाकर कहा, तो तुमने सचमुच हमारा सर्वनाश किया है? हरेंद्र ने विस्मित होकर कहा, सर्वनाश? अरुण को जान पड़ा जैसे हरेंद्र कहना चाहता हो कि क्या सर्वनाश, इससे सर्वनाश की बात क्या है। यह सोचकर अरुण को बड़ा गुस्सा आया। उसने जोर से झटका देकर हरेंद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, सर्वनाश नहीं तो और क्या, ब्याही धरी जवान लड़की को। इतना कहकर चुप हो गया, आगे कुछ ना कह सका। हरेंद्र ने और भी विस्मित होकर कहा, पराई ब्याही धरी लड़की? कौन सी ब्याही लड़की को मैंने क्या किया? अरुण, और उस पर कहते हो कि क्या किया? अरुण के इस कथन के स्वर से एक तरह का अज्ञात आतंक जैसे हरेंद्र के हृदय के भीतर धीरे धीरे जमा होने लगा। उसने कहा, साफ साफ कहो तो अरुण, तुम्हारी बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। अरुण ने हरेंद्र के मुख की ओर आंख उठाकर देखा। वह मुख वैसा ही सुंदर है, वैसा ही निष्कलंक, उसमें प्रताड़ना या अविश्वास की छाया भी नहीं। उस मुख की ओर देखकर अरुण बड़े असमंजस में पड़ गया। हरेंद्र ने धीरे होकर पूछा, चुप क्यों हो रहे हो, कहो ना, क्या कह रहे हो? किस तरह यह बात कहे, यह कुछ ठीक ना हो पाने के कारण जरा सिटपिटाया और एक सांस में कह गया, तुमने मेरी दीदी को कहाँ छिपा कर रखा है? तुम्हारी दीदी? तुम्हारी दीदी को मैं क्यों छुपा कर रखूंगा? अरुण को जान पड़ा जैसे शब्दों की काट पीस से हरेंद्र असल बात को दबा देना चाहता है। कहता है, छिपा कर क्यों रखूंगा? इसका अर्थ तो यह है कि उसने रखा जरूर है किंतु छिपाना नहीं चाहता। इस तरह जिरह करने से हरेंद्र सब उगल देगा, छिपा ना सकेगा। तो फिर दीदी कहाँ है? तुम्हारी दीदी क्षितिज बाबू के डेरे में है। क्षितिज बाबू? वह कौन है जिन्होंने तुम्हारी दीदी के प्राण बचाए? प्राण बचाए? हरेंद्र, हाँ, तुम्हारी दीदी भीड़ में पड़कर ना बेहोश हो गई थी, सड़क पर पड़ी थी। क्षितिज बाबू ने उठाकर ले गए और दवा कराकर उनके प्राण बचाए। अरुण ने आशंका से रूंधे हुए स्वर में कहा, दीदी अब अच्छी है ना? हाँ हाँ अच्छी है। अरुण की आंखों के आगे जैसे एक भारी खुआसे का पर्दा हट गया। उसके उस बालक हृदय के भीतर तब और किसी तरह की दुविधा या संदेह नहीं रह गया। उसने फिर इस बारे में और कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं समझी। उस समय अपनी बहन को देखने के लिए अधीर होकर हरेंद्र का हाथ पकड़कर खींचते खींचते वह कह उठा, जल्दी चलिए ना, मैं दीदी को देखूंगा। हरेंद्र ने कहा, चलो चलो चलो। उनके मन में यह अज्ञात आतंक जैसे क्रमशः और भी घना होता जा रहा था। उस आतंक की ओर देख देखकर हरेंद्र भीतर ही भीतर अवसन और शिथिल पड़ने लगा। अरुण ने चलते चलते कहा, हरेंद्र दादा, तुम्हारी यह शशि मुखर्जी का कैसा पाजी आदमी है जी? क्यों, उसने क्या किया? उसी ने तो ही तुम्हें और दीदी को गांव भर में बदनाम कर दिया है। एकाएक हरेंद्र के हृदय में एक कड़ा धक्का सा आकर लगा। वह कुछ समझ ना पाकर बोला, किस तरह? उसने तो गांव भर में यह बात कही है कि तुमने यहां से दीदी को खिसका दिया है और तुम दोनों ने पहले से यह सलाह रखी थी। हरेंद्र के सारे शरीर में आग जैसी लग गई। वह कह उठा, पाजी बदमाश का ही क्या, मैं उसे देख लूंगा। हरेंद्र को बहुत ही गुस्सा चढ़ाया, लेकिन उसका वह गुस्सा बहुत देर तक टिक ना सका। अपने हृदय के भीतर जो एक अज्ञात आतंक का अंधकार था, उसी क्रोध में वह धीरे धीरे डूबने लगा। कमला इतने दिनों से घर छोड़े लापता है, इसके लिए गांव में एक भारी तहलका मच जाएगा। समाज के लोग आंदोलन खड़ा कर देंगे। यह दुर्भावना हरेंद्र को पहले से ही थी। साथ ही समय समय पर यह भी आशा होती थी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई गड़बड़ ना उठ खड़ी हो। किंतु यह बात तो उसने स्वप्न में भी ना सोची थी कि उसके सिर इतनी बड़ी बदनामी थोपी जाएगी। उसी ने साजिश करके कमला को भगाया। कहाँ कमला और कहाँ वह? कितने दिनों से उसने कमला से भेंट भी नहीं की थी। इसी बीच में दोनों में सलाह मशवरा कब हुआ और किस तरह उसने कमला को भाग चलने के लिए उकसाया। इस अपवाद का कोई साक्षी या सबूत पाए बिना ही लोगों ने उसके सिर मढ़ दिया। यह उसकी समझ में ना आता था। वह सोच रहा था, यह भी
भला कोई आदमी किसी पर विश्वास करता है कि अच्छा ऐसा कुकर्म किया होगा? हरेंद्र ने अरुण से पूछा। अच्छा अरुण, इस पर किसी ने क्या विश्वास भी किया? हाँ, क्यों नहीं किया? किसने किया? सभी ने। पिता ने किया? हाँ। माँ ने? उन्होंने भी। और तुम्हारे माँ बाप ने? बेशक उन्होंने भी किया। और तुमने? मैंने भी पहले विश्वास कर लिया था। ना, पहले तो मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब सब लोग यही कहने लगे, स्कूल के लड़के मजाक करने लगे, तब लाचार होकर मुझे विश्वास करना पड़ा। विश्वास न करता तो क्या करता हरेंद्र दादा? हरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, केवल उसके अंतस्थल को चीरकर एक गहरी हूं निकल गई। उसका मन रोष से भर उठा। बाप माँ से लेकर पड़ोसी और गांव वाले सब ने उसे ऐसा हीन और दुराचारी समझ लिया। यह सोचकर सारे संसार के लोगों के प्रति घृणा पैदा हो गई। उसने ऐसा क्या किया था? उसके व्यवहार में, ऐसे चाल चलन में लोगों ने क्या बात देख ली जो इतना बड़ा कलंक उसके सिर मढ़ दिया? और मरते हुए किसी को संकोच ना हुआ? उसने एक बार दरफियात करने की जरूरत ना समझी गई? इसकी जांच किसी ने नहीं की। यह अपवाद सच है, यह झूठ। एकदम फैसला कर दिया। उसे जान पड़ा जगत में उसका कोई भी अपना सगा नहीं है, इसलिए इतने दिन हो गए उसे माँ की एक भेजी एक चिट्ठी भी नहीं मिली। इसी कारण उसके पिता कलकत्ते आकर क्रोध के मारे उसका डेरा उठाकर चले गए और उससे मिलने की भी जरूरत नहीं समझी। हरेंद्र ने पूछा, पिताजी ने क्या कहा? अरुण, सुना है उन्होंने आपको त्याज्य पुत्र कर दिया। अच्छा है, खूब अच्छा किया। अरुण रास्ते में चलते चलते ना जाने कितनी बातें बकता जा रहा था, लेकिन उसका एक शब्द भी हरेंद्र के कानों में नहीं गया। अरुण की कोई भी बात हरेंद्र का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाती थी। वह जैसे पृथ्वी पर नहीं, जलते तवे पर पैर रखता चला जा रहा था। उसने अपने बारे में सोचते सोचते हरेंद्र को कमला का ख्याल आया। उसने पूछा, अच्छा अरुण, कमला के बारे में लोग क्या कहते हैं? दीदी की निंदा तो ऐसी हो रही है कि कान नहीं दिया जाता। इसी से तो गांव छोड़कर बाप माँ से कहे बिना यहाँ तुम्हारा पता लगाने आया हूँ। और तुम्हारे माता पिता क्या कहते हैं? वे कहते हैं अगर कमला मर जाती तो हमें इतना दुख ना होता। यही माँ बाप है। कमला ने ऐसा अपराध किया है कि उसके माँ बाप उसकी मृत्यु की कामना करते हैं, तो कमला का भी संसार में कोई नहीं है। कमला की भी अवस्था उसी के समान असहाय है। हरेंद्र को जान पड़ा था जैसे एक रस्सी से उन दोनों के हाथ पैर बांधकर लोगों ने उन्हें एक अथाह सागर में फेंक दिया है। ओह बेचारी कमला क्या करेगी? कमला के बारे में सोचते सोचते हरेंद्र का मन व्याकुल होता। वह व्यस्त होकर कह उठा, तो फिर कमला का क्या होगा भाई अरुण? अरुण अपने मन को पहले की ही तरह स्वच्छ और स्वच्छंद पाकर बहुत उत्साहित उठा। उसने कहा, होगा और क्या, जब हम कान पकड़कर दुश्मनों को यह दिखा देंगे कि सब निंदा मिथ्या है, जब हम अच्छी तरह यह प्रमाणित कर देंगे कि झूठी अफवाह उड़ाई गई है, तब लोगों के मुंह पे जूते ना पड़ेंगे। हरेंद्र को जान पड़ा अगर यही बात वह भी बाल हृदय का उत्साह पाकर कह सकता तो फिर क्या था? कैसा प्रमाण? इस संसार में प्रमाण की अपेक्षा कौन रखता है? जिन लोगों ने दो नौजवान प्राणियों के मस्तक इतने बड़े कलंक का टीका लगा दिया, उन्होंने क्या वैसा करते समय किसी प्रमाण की अपेक्षा की थी? क्या प्रमाण? कहाँ प्रमाण? प्रमाण ही अगर सब कुछ है तो फिर उन दोनों के साथ इतना बड़ा अविचार कैसे हुआ? जिस प्रमाण की मनुष्य यहाँ तक अवहेलना कर सकता है, उसी प्रमाण के भरोसे कलंक से मुक्त होंगे? यह तो बिल्कुल पागलपन है। कमला शहर की सड़क पर भीड़ में मूर्छित होकर गिर पड़ी। एक भले आदमी ने दया करके उसे उठाया और घर ले जाकर चिकित्सा कराकर उसके प्राण बचाए। इस किस्से की क्या बदनाम करने वाले लोग सत्य मानना चाहेंगे? किसी की झूठी निंदा करने में जिन्हें मजा मिलता है, बदनाम करना ही इनका पेशा है, वे कभी नहीं मान सकते। तो फिर कमला का क्या होगा? यह ख्याल हरेंद्र के मन के भीतर एक करुण आंत्रनाद सा करता हुआ चक्कर मारने लगा। वह जैसे किसी तरह यह विश्वास ही नहीं करना चाहता था कि बिना किसी दोष के कमला को उसके माता पिता त्याग कर देंगे। उसने अधीर होकर पूछा, अरुण, तुम्हारे माता पिता क्या आप कमला को घर में ना रखेंगे? क्यों ना रखेंगे? क्यों ना रखेंगे? इसका उत्तर कितना पेचीदा है। यह बात हरेंद्र उसको कैसे समझाए? माता पिता के हृदय का मर्म खून भी पत्थर की तरह कठिन और बर्फ की तरह ठंडा हो सकता है। इसका अनुभव हरेंद्र का रोम रोम कर रहा था, लेकिन उसने व्यर्थ जानकर उनको यह बतलाने या समझाने की चेष्टा नहीं की। जब हरेंद्र बिल्कुल सतीश बाबू के द्वार पर पहुंच गया, तब एकाएक जैसे नींद से चौंककर उसने पूछा, अच्छा अरुण, सतीश बाबू की खबर तुमको कुछ मालूम है? सतीश बाबू का जिक्र आते ही अरुण का सारा उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया। उसके उज्ज्वल मुख पर एक काली छाया पड़ गई। उसने धीरे से कहा, मालूम है हरेंद्र, उन्होंने सब सुना है? सुना है हरेंद्र, विश्वास किया है? जान तो पड़ता है। हरेंद्र, कैसे? अरुण, मुझे तो यही जान पड़ता है क्योंकि सुन पड़ता है उनके दूसरे ब्याह की तैयारी हो रही है। खूब कहकर हरेंद्र जैसे सारे संसार के ऊपर खींच उठा।